जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिकल वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? इसमें क्या कुछ फेजेस होती हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ये सब क्या है, इसकी फेजेस हैं। ठीक है, ये सबसे ऑब्वियस वे है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक है, ये एक एलिगेंट मेथड है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, क्योंकि इसको अपन एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में काम नहीं लिया जा सकता। ये एक प्रकार से आप ये समझा जा सकता है कि ये मॉडल को एक थ्योरेटिकल वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, थ्योरेटिकली सॉफ्टवेयर को किस तरह डेवलप किया जाता है, इसको ये बताता है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। लेकिन जितने दूसरे अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो सारे के सारे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से ही डेराइव किए गए हैं। ठीक है, तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है केवल। ठीक है, ये केवल थ्योरेटिकल वे है ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन दूसरे सभी मॉडल है जो इसी पे बेस्ड हैं, इसलिए इसकी जानकारी हमें होनी जरूरी है। जो फेजेस हैं इस मॉडल की वो क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है, फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है, फिर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, फिर कोडिंग की जाती है, इसके बाद टेस्टिंग, और लास्ट में क्या होता है? मेंटेनेंस। क्लासिकल फॉलो पहला स्टेप क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखा जाता है कि जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य होता है फिजिबिलिटी की स्टडी का, ये निश्चित करना कि फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, प्रोडक्ट को डेवलप करना फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें? प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर है, ठीक है, वो एक सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि क्या चीज़ चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लाइंट की साइट को विजिट करता है। ठीक है, वो वहाँ विभिन्न इनपुट डेटा जो है सिस्टम के, उनको स्टडी करता है, और आउटपुट डेटा सिस्टम द्वारा क्या प्रोड्यूस किए गए इनको ही स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेसिंग की आवश्यकता है इस डेटा पे, और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं बिहेवियर ऑफ द सिस्टम पे, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना। कंस्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। ठीक है, जब उनको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रॉब्लम की, ठीक है, फिर वो ये देखते हैं कि कौन कौन से उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सा डिफरेंट सॉल्यूशंस है पॉसिबल है। ठीक है, वो फिर इन सभी सॉल्यूशंस को एग्जामिन करते हैं कि इन सॉल्यूशन के लिए किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, क्या होगी, डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या होगी, और डेवलपमेंट टाइम भी हर सॉल्यूशन में कितना लगेगा। क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट कम लगे, डेवलपमेंट टाइम कम लगे, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है, वही मेथड को चूज़ किया जाता है। ठीक है, इस एनालिसिस के आधार पे वो क्या करते हैं? बेस्ट सॉल्यूशन चुनते हैं, और फिर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकली और फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये भी देखा जाएगा कि कस्टमर का जो बजट है वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके हिसाब से है कि नहीं, और ये भी देखा जाएगा कि जो टीम है, डेवलपमेंट टीम है, उसके पास पर्याप्त टेक्निकल एक्सपर्टाइज है एरिया ऑफ डेवलपमेंट में कि नहीं है। कि मान लो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लो जिसके बारे में आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हो, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेता है। वो ये चेक करेगा कि अपने पास उस लेवल का डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज है कि नहीं। दूसरा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है,
जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन फेज है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। एक्चुअली कस्टमर क्या चाहता है, उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को समझना, और दूसरा इसमें काम होता है एंड टू डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली, और उनको अच्छी तरह क्या करना है, कागज़ पे राइट करना। ठीक है, तो इसमें दो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस और दूसरा होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कलेक्ट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड, कि जिस प्रोडक्ट को डेवलप किए जाना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर से गैदर करना। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि आप क्लियरली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ताकि उसमें कोई इनकम्प्लीटनेस और इनकन्सिस्टेंसीज हो उनको हटा दिया जाए। ठीक है, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे तो आपको करना क्या है, वो आप उसको अच्छी तरह डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कस्टमर से जिस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाना है उसके बारे में ली जाती है। ठीक है, ताकि क्या है उसमें इन्फॉर्मेशन में कोई इनकम्प्लीटनेस, इनकन्सिस्टेंसी इत्यादि नहीं रहे। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्टिविटी है वो कैसे चालू होती है, कलेक्टिंग ऑल रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड फ्रॉम द कस्टमर थ्रू इंटरव्यू एंड डिस्कशन। जो भी रिलेवेंट डेटा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंगली, जिस प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना है उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो किसके द्वारा, यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट और कस्टमर के द्वारा इंटरव्यू, डिस्कशंस, इनके द्वारा ये सभी डेटा को कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जो इस तरह का जो डेटा कलेक्टेड होता है ग्रुप ऑफ यूज़र के द्वारा, उसमें क्या होता है, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, मतलब विपरीत स्टेटमेंट होते हैं और एम्बिग्यूटीज होती है। ठीक है, क्योंकि हर यूज़र के पास क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है और इनकम्प्लीट व्यू होता है सिस्टम का, कंप्लीट व्यू किसी के पास नहीं होता। तो यह भी आवश्यक है कि सारी कौन कौन सी उसमें एम्बिग्यूटीज़ हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं रिक्वायरमेंट में, उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कस्टमर से बार बार डिस्कशन किया जाएगा और इस तरह सारी जो इन एम्बिग्यूटीज़ और ये जो हैं और एम्बिग्यूटीज़ और इनकम्प्लीट व्यू है सिस्टम का, कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उन सबको क्या किया जाएगा, कस्टमर से बात करके रिजॉल्व किया जाएगा। जब सारी एम्बिग्यूटीज़ और इनकन्सिस्टेंसीज और इनकम्प्लीटनेस रिजॉल्व हो गई हो और सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली समझ लिया गया हुआ हो, ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी में क्या होता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज की जाती है एक डॉक्यूमेंट के रूप में। उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसको क्या बोला जाता है, SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन फेज में कि अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, और दूसरा काम क्या होता है, एंड डॉक्यूमेंट देम क्लियरली, प्रॉपरली। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या किया जाता है कि सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कस्टमर से गैदर की जाती है अबाउट द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड। ठीक है, ये किस तरह संभव है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझा जाए, उसमें कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं हो, इनकन्सिस्टेंसीज नहीं हो तो इन सबको रिमूव किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिज़ाइन फेज। ठीक है, जो SRS डॉक्यूमेंट में अपन ने रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की है, ठीक है, उसको डिज़ाइन फेज में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, द गोल ऑफ डिज़ाइन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन दिस SRS डॉक्यूमेंट इनटू ए स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि उसको अपन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकें।
In technical terms, during the design phase, the software architecture is derived from SRS document. डिज़ाइन फेज में जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, संरचना है, उसको डेराइव किया जाता है किसकी मदद से? SRS डॉक्यूमेंट की मदद से। इसके लिए दो अलग अलग अप्रोचेस काम में ली जाती है। एक तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच आती है और दूसरी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच में क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। पहला क्या क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस किया जाता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, और वहाँ पे क्या किया जाता है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम इज एग्जामिन्ड। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है प्रॉब्लम का, उसकी जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन की एक्टिविटी की जाती है। स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन में क्या होता है, जो रिजल्ट होते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक्टिविटी के, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। दूसरी जो अप्रोच होती है वो कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। इस टेक्निक में क्या होता है, जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि प्रॉब्लम डोमेन में होते हैं और प्रॉब्लम डोमेन और सॉल्यूशन डोमेन में होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो डिफरेंट रिलेशनशिप जो होती है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को और रिफाइन किया जाता है ताकि उससे क्या मिले, अपने को डिटेल डिज़ाइन प्राप्त हो। ठीक है, तो डिज़ाइन एक्टिविटी का मेन एम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट। SRS डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की गई है उसको स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करना, जो ताकि उसे अपन किसी सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो डिज़ाइन फेज में क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डेराइव किया जाता है SRS डॉक्यूमेंट से। ठीक है, इसके लिए दो अप्रोचेस होती है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच और दूसरी कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, जो पर्पस होता है कोडिंग फेज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो क्या है, ट्रांसलेट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इनटू सोर्स कोड। सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया पिछली फेज में, उसको किस में कन्वर्ट कर, सोर्स कोड में। ठीक है, जो हर कंपोनेंट होता है डिज़ाइन का, उसको एक प्रोग्राम मॉड्यूल की तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट जो होता है इस फेज का, वो सेट ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स होते हैं जिनको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। कई सारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स बनते हैं जिसको क्या किया जाता है, इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। इस फेज के दौरान क्या किया जाता है, हर मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग की जाती है ताकि ये जांच लिया जाए कि जो सभी मॉड्यूल हैं सही तरह से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हर मॉड्यूल है उसको आइसोलेशन में टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर कोई डिबग और उसे कोई एरर्स है तो उसको क्या किया जाता है, उनको हटाया जाता है। ये क्या कहलाती है, यूनिट टेस्टिंग। तो कोडिंग फेज में क्या, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग फेज में क्या होता है, ट्रांसलेट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इनटू सोर्स कोड। ठीक है, जो हर कंपोनेंट है डिज़ाइन का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्राम मॉड्यूल के रूप में। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट होता है इस फेज का, वो कई सारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स होते हैं, उनको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि इस फेज में क्या होता है, हर मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग की जाती है ताकि ये जांचा जा सके कि सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जो है करेक्टली कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है आपकी इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग फेज द मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड इन ए प्लान्ड मैनर। इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग फेज में, इंटीग्रेशन फेज में क्या होता है, मॉड्यूल्स को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है प्लान्ड मैनर में। ठीक है, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए आवश्यक है, उनको एक बार में सबको एक साथ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंक्रीमेंटली एक एक करके मॉड्यूल को जोड़ा जाता है। ठीक है,
जो जैसे सपोज एक प्रोग्राम है उसमें 5 मॉड्यूल है, तो पहले पांचों मॉड्यूल को अपन ने इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगी? यूनिट टेस्टिंग। अब क्या करेंगे, पांचों मॉड्यूल सही काम कर रहे हैं, ठीक है, पांचों इंडिविजुअली सही काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, उनको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे और उसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं, कि दोनों मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेट होकर सही कार्य कर रहे हैं, ताकि कोई इंटरफेसिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम तो उनमें नहीं आ रही है, ठीक है। इस तरह एक एक करके इनमें सब मॉड्यूल जोड़ते जाएंगे और पार्शियल सिस्टम को टेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। जब सारे मॉड्यूलों को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया और टेस्ट कर लिया गया है, उसके बाद कौन सी टेस्टिंग होती है? सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? ये सुनिश्चित करना कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को आपका सिस्टम कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम टेस्टिंग का, कि सिस्टम को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में 3 तरह की नॉर्मली एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग है जो सिस्टम टेस्टिंग है एक प्रकार की, वो किसके द्वारा की जाती है? डेवलपमेंट टीम द्वारा। बीटा टेस्टिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है कि कुछ फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर है, कुछ फ्रेंडली कस्टमर्स हैं, उनके यहाँ जाके वो बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और लास्ट होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कहाँ पे की जाती है? कस्टमर द्वारा खुद के द्वारा की जाती है प्रोडक्ट की उसको डिलीवरी के पश्चात, ठीक है, ताकि वो ये देखे कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके आधार पर वो सुनिश्चित करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है मेंटेनेंस। आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सब टेस्टिंग हो गई, इम्प्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आती है मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या होती है? मेंटेनेंस के अंदर बेसिकली 3 तरह की मेंटेनेंस होती है। एक तो करेक्टिव मेंटेनेंस, एक परफेक्टिव मेंटेनेंस और एक एडेप्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। पहली क्या होती है? करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान हो सकता है कि कुछ एरर रह गई हो, ठीक है। उन एरर्स को किसमें जो ठीक किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? करेक्टिव मेंटेनेंस। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें एरर रह सकती हैं और रहती हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान उनको डिस्कवर नहीं किया जा पाया हो, उन सबको ठीक करना क्या कहलाता है? करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना सिस्टम के, और फंक्शनैलिटी को बढ़ाना सिस्टम की कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टिव मेंटेनेंस। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। और तीसरा होता है किसी सॉफ्टवेयर को पोर्ट करना नए एनवायरनमेंट में, ताकि वो नए एनवायरनमेंट में काम कर सके, ठीक है। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि जब सॉफ्टवेयर क्या है किसी नए प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे काम करे या नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको कार्य करे, इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है वो क्या कहलाती है? एडेप्टिव मेंटेनेंस। तो 3 तरह की मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है: करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और एडेप्टिव मेंटेनेंस। अब कुछ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, ठीक है। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक आइडियलिस्टिक मॉडल होता है, क्योंकि ये यह मानता है कि नो डेवलपमेंट एरर इज कमिटेड बाय इंजीनियर ड्यूरिंग एनी ऑफ द लाइफ साइकिल फेज। किसी भी लाइफ साइकिल फेज के दौरान कोई इंजीनियर द्वारा किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट एरर नहीं की जाएगी, ये अज्यूम करता है, क्योंकि आइडियलिस्टिक है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है? इंजीनियर बहुत सारी एरर्स करते हैं। हर फेज़ में क्या होता है, कई तरह की लाइफ साइकिल की हर फेज़ में कुछ ना कुछ एरर इंजीनियर्स के द्वारा हो जाती है, ठीक है। अब जो सोर्स होते हैं डिफेक्ट्स के कई सारे हो सकते हैं, जैसे ओवरसाइट कर जाए, रॉन्ग एजम्पशन ले लिया कोई,
इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी काम ले ली उसके द्वारा, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ये सब कारण है डिफेक्ट्स के, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो लाइफ साइकिल में काफ़ी लेटर स्टेज में जाके वापस डिटेक्ट होते हैं, अरे यार ये इसमें कमी रह गई, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मान लो कोई डिज़ाइन डिफेक्ट रह गया हो और वो उसको तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा जब तक कि अपन कोडिंग या टेस्टिंग फेज तक पहुंच नहीं गए, ठीक है। एक बार एक डिफेक्ट को डिटेक्ट हो गया है कोई, अब फिर इंजीनियर को वापस पूरा पीछे जाना पड़ता है उस फेज तक जहाँ पे डिफेक्ट हुआ है और उसमें जाके कुछ कार्य करना पड़ता है उस फेज में, और उसके बाद वाली सभी फेजेस में उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना पड़ता है ताकि उस डिफेक्ट को हटाया जा सके और उनका जो लेटर फेजेस पे कोई इफेक्ट आया उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो कोई प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क पॉसिबल नहीं है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करके। तो बेसिकली मैंने शुरू में ही बताया था ये क्या है, थ्योरेटिकल वे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है।